अपने कंपनी वाला जो चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमने कंप्लीट कर लिया। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने दोनों जो स्टेटमेंट होते हैं मुख्य, बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट, दोनों के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। उसकी दोनों का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट और P&L स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट, बैलेंस शीट में कौन सी मदें आती है, P&L स्टेटमेंट में कौन सी मदें आती है, और फिर हमने मुख्य उसके इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर दिए। तो इसी के साथ में अपने कंपनी के जो दोनों चैप्टर हैं वो अपने कंप्लीट हो गए। आज मैं आपको नया चैप्टर बता रहा हूँ। तो नया चैप्टर है अपना कंसाइनमेंट अकाउंट्स, प्रेषण खाते। प्रेषण खाते बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रेषण खाते होते क्या हैं। कि आज व्यापार का जो क्षेत्र है वो केवल स्थानीय स्तर का न रह करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। आज व्यापार का वैश्वीकरण हो गया है। संचार के जो साधन हैं इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आज हर स्थान पर किसी भी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, और हर कोई व्यापारी ये चाहता है कि उसके द्वारा जो वस्तु जो बेची जाती है वो हर स्थान पर ग्राहक उसकी डिमांड करे। यानी कि एक व्यापारी हर स्थान पर अपने माल को बेचना चाहता है या विक्रय करना चाहता है। अब मान लो कि एक कोई व्यापारी है, एक जयपुर का व्यापारी है, और उसकी जयपुर में उसके माल की बहुत डिमांड है। जयपुर में उसने क्या एक बहुत बड़ा स्टोर खोल रखा है, लेकिन उसके माल की जो डिमांड है जयपुर के अलावा जोधपुर भी है, कोटा भी है, उदयपुर भी है। लेकिन अब समस्या ये आती है उसके सामने कि उन स्थानों पर वो माल का विक्रय कैसे करे। खुद व्यापारी एक ही स्थान पर उपस्थित रह सकता है, तो ऐसी दशा में व्यापारी क्या करता है, अन्य स्थानों पर एजेंट को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है। अन्य स्थानों पर एजेंट नियुक्त करता है जो उस व्यापारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। व्यापारी क्या करता है, उस एजेंट के पास में माल प्रेषित कर देता है, भेज देता है, और फिर एजेंट क्या करता है, उस व्यापारी के निर्देशानुसार माल का विक्रय करता है। तो इसमें जब माल का जो स्वामी है, व्यापार का जो स्वामी है, माल का विक्रय करने के उद्देश्य से अन्य स्थानों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता है, यानी कि एजेंट नियुक्त करता है, और एजेंट के पास में माल का विक्रय करने के उद्देश्य से माल भेजता है, और एजेंट उसके निर्देशानुसार माल का विक्रय करता है। बदले में उस एजेंट को कमीशन प्राप्त होता है। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं प्रेषण, और इसके लिए जो खाते तैयार होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेषण खाते, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट्स। तो इसमें आपके कई शब्द हैं। जैसे पहला, कंसाइनमेंट का मतलब यही होता है कि माल का विक्रय करने के उद्देश्य से जब व्यापार का स्वामी अन्य स्थानों पर अपने द्वारा नियुक्त एजेंट के पास या प्रतिनिधि के पास माल भेजता है, और उस प्रतिनिधि या एजेंट के द्वारा व्यापार के स्वामी के निर्देशानुसार माल का विक्रय किया जाता है, और बदले में उस एजेंट को कमीशन प्राप्त होता है। तो इसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट, प्रेषण। यानी कि अन्य स्थानों पर माल प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है माल का विक्रय करने के उद्देश्य से एजेंट के पास। तो इस प्रक्रिया को हम कंसाइनमेंट या प्रेषण कहते हैं। दूसरा इसमें शब्द आता है आपके कंसाइन, प्रेषण। व्यापार का जो स्वामी होता है, जिसने एजेंट के पास माल को प्रेषित किया है या भेजा है, माल जो भेजने वाला जो व्यापारी होता है वही कहलाता है कंसाइनर, प्रेषण। उसको हम कंसाइनर कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको प्रेषण। और व्यापार के स्वामी द्वारा माल का विक्रय करने के लिए जिन स्थानों पर अपने एजेंट नियुक्त किए गए हैं, और जो एजेंट अपने स्वामी के निर्देशानुसार माल का विक्रय करता है, उस एजेंट को हम बोलते हैं कंसाइनी, प्रेषणी। या सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यापार के स्वामी द्वारा नियुक्त किया गया एजेंट या प्रतिनिधि जो स्वामी के निर्देशानुसार माल का विक्रय करता है और बदले में उसको कमीशन प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं कंसाइनी। तो ये इसमें ये तीन शब्द तो आपके वैसे मेन हो गए
कंसाइनमेंट, कंसाइनर और कंसाइनी। माल का स्वामी जो माल को प्रेषित करता है, भेजता है, वो कंसाइनर कहलाता है, प्रेषक। और जिस एजेंट के पास में माल भेजा जाता है और एजेंट के द्वारा माल का विक्रय किया जाता है, वो कंसाइनी कहलाता है, यानी कि प्रेषणी कहलाता है। और माल का विक्रय करने के उद्देश्य से एजेंट के पास माल भेजा जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कंसाइनमेंट, यानी कि प्रेषण। और इसका लेखा जिन पुस्तकों में किया जाता है या इसके लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स, प्रेषण खाते। ठीक है, तो ये इन शब्दों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आता है इसमें कमीशन। देखो, मैंने कमीशन के बारे में बताया था कि प्रेषक के द्वारा, कंसाइनर जो व्यापार का स्वामी होता है, प्रेषक जो होता है एजेंट के पास में माल प्रेषित करता है, माल भेजता है, और एजेंट का काम होता है स्वामी के निर्देशानुसार माल का विक्रय करना। बदले में व्यापार का जो स्वामी होता है वो निर्देश देता है, उसी के निर्देशों का पालन करता है। माल पर कंसाइनी का यानी कि एजेंट का कोई अधिकार नहीं होता है, एजेंट को केवल कमीशन प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो एजेंट को इस काम के लिए कमीशन प्राप्त होता है, यानी कि एजेंट कमीशन के लिए काम करता है। तो ऐसा जो कमीशन होता है वो 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का जो कमीशन है वो है आपके ऑर्डिनरी कमीशन, सामान्य कमीशन, दूसरा है आपके डेल क्रेडर कमीशन, जिसको हम डेल क्रेडर कमीशन, परिशोध कमीशन भी बोलते हैं, और तीसरा है ओवरराइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन। तो सबसे पहले लेते हैं आपके ऑर्डिनरी कमीशन, सामान्य कमीशन। एजेंट के पास जब माल भेजा जाता है और एजेंट को माल की कुल बिक्री पर या माल के बीजक मूल्य पर जो कमीशन प्राप्त होता है एक निश्चित दर से, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। देखो, माल का बीजक मूल्य है वो क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। बीजक मूल्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस यानी कि बीजक मूल्य। देखो, इनवॉइस प्राइस, बीजक मूल्य क्या होता है कि जो व्यापार का स्वामी होता है जब एजेंट के पास में माल भेजता है, तो उस समय व्यापार के स्वामी द्वारा ये निर्धारित कर दिया जाता है कि एजेंट के द्वारा उस माल को कम से कम कितने मूल्य पर बेचा जाएगा, यानी कि किस मूल्य पर माल का विक्रय किया जा सकेगा। उस मूल्य से कम मूल्य पर एजेंट के द्वारा माल का विक्रय नहीं किया जाता है। एक तरह से माल का विक्रय मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। एजेंट चाहे तो उससे ज़्यादा मूल्य पर माल का विक्रय कर सकता है, लेकिन उससे कम मूल्य पर माल का विक्रय नहीं करता है। तो इसमें माल का जिस मूल्य पर विक्रय किया जाना है वो कहलाता है बीजक मूल्य। तो ये बीजक मूल्य होता है। तो इसमें एजेंट को कमीशन जो दिया जाता है, ये ऑर्डिनरी कमीशन, वो या तो बीजक मूल्य पर दिया जाता है या कुल बिक्री पर दिया जाता है। कैसे दिया जाएगा ये पहले से ही निर्देश होता है या स्पष्ट होता है। दोनों के बीच में शर्तें तय होती है, व्यापार का स्वामी और एजेंट दोनों के बीच में समझौता होता है, और उस समझौते में तय होता है कि उसको जो कमीशन दिया जाएगा वो बीजक मूल्य पर दिया जाएगा या कुल विक्रय मूल्य पर, क्योंकि जो वास्तविक विक्रय मूल्य है वो बीजक मूल्य से कम ज़्यादा हो सकता है। कई बार ऐसे भी होता है बीजक मूल्य से बहुत अधिक मूल्य पर माल का विक्रय कर दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य वो होता है। और कई बार ऐसे भी होता है किसी कारणवश उस माल को बीजक मूल्य से कम मूल्य पर बेचना पड़ सकता है किसी भी कारण से। तो वास्तविक जो विक्रय मूल्य होता है, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, वो बीजक मूल्य से अलग होता है। वो इससे कम या ज़्यादा हो सकता है या इसके समकक्ष भी हो सकता है। लेकिन बीजक मूल्य वो होता है जो माल जब प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है प्रेषक के द्वारा, उसी समय पर उसका विक्रय मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। एजेंट के लिए वो बीजक मूल्य कहलाता है। यानी कि जब उसके पास में, जब एजेंट के पास में माल भेजा जाता है और माल के कागजात भेजे जाते हैं, उस समय पर उसका मूल्य भेजा जाता है निर्धारित करके। तो
कमीशन के लिए मैंने पहला आपको बताया ऑर्डिनरी कमीशन, सामान्य कमीशन। तो सामान्य कमीशन जो है यानी कि ऑर्डिनरी कमीशन है, माल के कुल विक्रय मूल्य पर या बीजक मूल्य पर एक निश्चित दर से दिया जाता है, वो कहलाता है ऑर्डिनरी कमीशन। दूसरा नंबर आता है आपके डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन, इसको हम परिशोध कमीशन भी बोलते हैं। देखो, जब एजेंट के पास माल भेज दिया जाता है तो एजेंट उस माल का विक्रय उधार कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये प्रेषक के द्वारा यानी कि व्यापार के स्वामी द्वारा पहले निर्धारित कर दिया जाता है। यदि व्यापार के स्वामी ने निर्धारित कर दिया है कि माल का विक्रय उधार कर सकता है तो एजेंट माल का विक्रय उधार कर सकता है, ठीक है। और उधार अगर विक्रय किया जाता है तो उसमें पैसा डूबने की भी संभावना रहती है, क्योंकि माल का उधार विक्रय करने पर कई बार देनदारों से पूरी राशि वसूल नहीं होती है, कुछ पैसा डूब जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो उधार विक्रय होने की दशा में अगर नुकसान होता है, पैसा प्राप्त नहीं होता है, कुछ पैसा डूब जाता है, तो वो सब नुकसान प्रेषक का माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो शर्तें तय की गई थी वो प्रेषक के द्वारा निर्धारित की गई थी कि माल का विक्रय उधार किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या है, उधार विक्रय करने का जो अधिकार है वो एजेंट के पास में नहीं होता है। खुद एजेंट क्या है, अपनी तरफ से माल का उधार विक्रय करता है, और एजेंट अगर उधार विक्रय करता है तो फिर नुकसान भी क्या उसी का माना जाता है। कई बार क्या है, कुछ विशेष परिस्थितियों में एजेंट क्या करता है कि उधार राशि वसूल करने की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, क्योंकि कई बार माल का यहाँ स्वामी है यानी कि व्यापार का जो स्वामी है वो क्या है, माल का उधार विक्रय करने के लिए मना कर देता है। तो ऐसी दशा में एजेंट के द्वारा माल का उधार विक्रय नहीं किया जाता है, लेकिन एजेंट के कहने पर उसको उधार विक्रय की अनुमति दे दी जाती है, और इस शर्त पर कि उधार पैसा वसूल करने की जो जिम्मेदारी है वो एजेंट की होगी। तो यदि देनदारों से उधार पैसा वसूल करने की जिम्मेदारी एजेंट के द्वारा ली जाती है तो उसके लिए उस एजेंट को जो कमीशन दिया जाता है अलग से, उसे हम कहते हैं डेल क्रेडर कमीशन। तो उधार पैसा या उधार राशि वसूल करने की जिम्मेदारी यदि एजेंट के द्वारा ली जाती है और इसके लिए एजेंट को जो कमीशन दिया जाता है वो डेल क्रेडर कमीशन कहलाता है, जिसको हम परिशोध कमीशन भी कहते हैं। देखो, डेल क्रेडर कमीशन दिया जाता है यदि एजेंट को, और देनदारों से अगर कोई राशि प्राप्त नहीं होती है, कोई पैसा डूब जाता है जिसको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं, तो फिर वो नुकसान क्या है, प्रेषक का नहीं माना जाएगा, वो नुकसान क्या है, एजेंट का माना जाएगा। फिर उस नुकसान को एजेंट ही वहन करेगा, यानी कि कंसाइनी वहन करेगा। क्यों? क्योंकि उसने इस कार्य के बदले उसको डेल क्रेडर कमीशन मिल रहा है। तो ये तो हो गया आपके दूसरा नंबर का डेल क्रेडर कमीशन। फिर देखो आपके तीसरे नंबर ओवरराइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन। अधिभावी कमीशन है, ये क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि प्रेषक के द्वारा, व्यापार के स्वामी द्वारा जब माल प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है, तो माल का विक्रय किस मूल्य पर किया जाना है ये पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। लेकिन उसका, जिसको हम कहते हैं बीजक मूल्य यानी कि इनवॉइस प्राइस, लेकिन एजेंट को ये अधिकार दिया जाता है कि यदि वो चाहे तो उस बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल का विक्रय कर सकता है। और यदि एजेंट के द्वारा यानी कि प्रेषणी के द्वारा, जिसको हम कंसाइनी बोलते हैं, बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल का विक्रय किया जाता है तो एजेंट को इसके लिए अलग से कमीशन और दिया जाता है, उसे हम कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। यानी कि माल का बीजक मूल्य, इनवॉइस प्राइस और वास्तविक विक्रय मूल्य, एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उस अंतर की राशि पर उसको कमीशन दिया जाता है। जैसे माल जब भेजा गया था एजेंट के पास, उसका जो बीजक मूल्य है वो निर्धारित किया गया, मान लो कि 600 रुपये प्रति यूनिट, पर यूनिट कोई भी वस्तु है उसकी 1 यूनिट की का बीजक मूल्य यानी कि इनवॉइस प्राइस है वो निर्धारित की गई 600 रुपये। इसका मतलब है कि एजेंट उस माल को 600 रुपये के हिसाब से बेच सकता है।
लेकिन एजेंट के द्वारा उस माल को 800 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से सेल किया गया, तो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है वो 800 रुपए है और बीजक मूल्य 600 रुपए। तो 600 रुपए बीजक मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना आ गया, 200 रुपए। तो जितनी यूनिट सेल की जाती है उसको 200 रुपए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो अमाउंट आएगा उस पर उसको कमीशन दिया जाएगा, उसे हम कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन। तो ओवरराइडिंग कमीशन यही कि अगर माल का विक्रय बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है, तो बीजक मूल्य से जितने अधिक मूल्य पर माल का विक्रय किया जाता है, उस राशि पर जो कमीशन दिया जाता है एजेंट को, उसे हम कहते हैं अधिभावी कमीशन। तो इस प्रकार से ये कमीशन आपके 3 प्रकार का हो गया, ऑर्डिनरी कमीशन, सामान्य कमीशन, दूसरा आपके डेल क्रेडर कमीशन जिसे हम परिशोध कमीशन भी कहते हैं, और तीसरा नंबर का हो गया आपके ओवरराइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन। अब देखो आपके आगे वाला शब्द है प्रोफोर्मा इनवॉइस, सूचनार्थ बीजक। देखो, जब एजेंट के पास में माल प्रेषित किया जाता है प्रेषक के द्वारा, यानी कि कंसाइनर के द्वारा, तो उसी समय पर माल के जो कागजात है वो तैयार किए जाते हैं और एक प्रपत्र तैयार होता है, और उस प्रपत्र में वो सारी सूचना होती है माल के बारे में, माल की किस्म, माल का मूल्य, माल का पूरा विवरण, कौन कौन सा माल भेजा जा रहा है, उसकी कौन कौन सी किस्में हैं, टोटल माल का मूल्य कितना है और उसका बीजक मूल्य है वो कितना होगा, एजेंट को कितना कमीशन दिया जाएगा, एजेंट किस मूल्य पर उस माल का विक्रय कर सकेगा, उधार विक्रय का अधिकार एजेंट को होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो उस पर एजेंट को कमीशन दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा, यदि दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, ऐसी सारी डिटेल जिस कागज़ में होती है उसे हम कहते हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस। ये सूचनार्थ बीजक है, जब माल प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है, उसी समय पर ये तैयार करके भेजा जाता है, इसमें पूरी डिटेल होती है और एजेंट इसके निर्देशानुसार या इसके अनुसार ही माल का विक्रय करता है। तो ये हो गया आपके सूचनार्थ बीजक। इसके बाद में है छठे नंबर पर आपके अकाउंट से विक्रय विवरण। जब एजेंट के द्वारा माल का विक्रय कर दिया जाता है, तो माल का विक्रय करने पर वो क्या करता है, एक स्टेटमेंट तैयार करता है और उस स्टेटमेंट में क्या है, पूरी डिटेल लिखता है कि उसके पास में कितना माल आया था, उस माल में से कितने माल का विक्रय उसके द्वारा कर दिया गया है, कितना माल उसके पास बच गया, यानी कि स्टॉक कितना बच गया है, उसके एजेंट के खर्चे कितने हुए, एजेंट का कमीशन कितना बना और एजेंट कितना पैसा प्रेषक के पास में भेज रहा है, वो पूरी डिटेल बना करके भेजता है एजेंट, उसे हम कहते हैं अकाउंट से, यानी कि विक्रय विवरण। यानी कि इसमें एजेंट के द्वारा विक्रय किए गए माल का पूरा ब्यौरा होता है, पूरी डिटेल होती है कि कितना माल बेच दिया गया, कितना माल उसके पास बच गया है, कितने पैसे उसके खर्च हुए, यानी कि एक्सपेंसेस जो है उसके द्वारा कितने किए गए, उसका कमीशन कितना है। एजेंट क्या करता है, अपना कमीशन अपने खर्चे काट करके बाकी पैसा है वो प्रेषक के पास यानी कि कंसाइनर के पास भेज देता है और उसकी डिटेल वो अकाउंट सेल में भेजता है। तो ये है आपके इसके मुख्य शब्द जो आपके इस चैप्टर में काम आए। देखो, ये जो मैंने आपको डेल क्रेडर कमीशन के बारे में बताया था कि डेल क्रेडर कमीशन जो है, यदि उधार विक्रय की राशि वसूल करने की जिम्मेदारी एजेंट के द्वारा ली जाती है, तो एजेंट को इस कार्य के लिए अलग से कमीशन दिया जाता है। अलग से सामान्य कमीशन तो दिया ही जाता है, उधार विक्रय की राशि वसूल करने की जिम्मेदारी एजेंट के द्वारा ली गई है, इसलिए उसको अलग से कमीशन दिया जाता है, वो डेल क्रेडर कमीशन होता है। और डेल क्रेडर कमीशन है, ये अधिकतर उधार बिक्री के ऊपर यानी कि जो क्रेडिट सेल्स होती है उस पर ही दिया जाता है। लेकिन अगर प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो ये कमीशन है वो कुल बिक्री पर यानी कि टोटल सेल्स पर ही दिया जाएगा। हाँ, प्रश्न में अगर स्पष्ट सूचना है कि डेल क्रेडर कमीशन उधार बिक्री पर दिया जाता है तो ये हम क्रेडिट सेल्स पर कैलकुलेट करेंगे। नई सूचना नहीं है तो डेल क्रेडर कमीशन भी टोटल बिक्री पर ही निकाला जाएगा। ठीक है, एक तो ये। दूसरा,
जब प्रेषक के द्वारा एजेंट के पास में माल भेजा जाता है, जिसको हम प्रेषण बोलते हैं, कंसाइनमेंट, माल भेजने से पहले प्रेषक जो है अपनी सुरक्षा के लिए उसके माल की जमानत के रूप में एजेंट से क्या है कुछ पैसा एडवांस प्राप्त कर लेता है, क्योंकि हो सकता है कि एजेंट के द्वारा माल का विक्रय नहीं किया जाए या किसी तरह का नुकसान हो जाए। इसलिए जब माल भेजा जाता है उससे पहले प्रेषक के द्वारा एजेंट से कुछ पैसा एडवांस ले लिया जाता है नकद में। जैसे प्रेषक के द्वारा एजेंट के पास 5 लाख का माल भेजा गया, तो प्रेषक डिमांड कर सकता है कि उसको 2 लाख रुपए पहले एडवांस दिए जाए। क्यों? क्योंकि वो 5 लाख रुपए का माल उसके पास भेज रहा है। तो एडवांस में जो पैसा है या तो नकद में ले लिया जाता है या फिर उससे बिल जो है प्राप्त कर लिया जाता है, जिसको हम डीआर बोलते हैं। तो बिल प्राप्त कर लिया जाता है या चेक प्राप्त कर लिया जाता है। फिर उसका जो हिसाब है वो कब किया जाता है? जब माल का विक्रय कर दिया जाता है। जब माल का विक्रय कर दिया जाता है तो एजेंट के द्वारा ये अकाउंट सेल विक्रय विवरण जब तैयार करके भेजा जाता है तो उसमें इस बात का उल्लेख किया जाता है कि उसने इतने माल का जो विक्रय किया था, इतना पैसा आया और इतना पैसा उसने प्रेषक के पास एडवांस में भेज दिया था, तो वो पैसा भी काट लेता है। उसके द्वारा जो खर्चा किया गया था वो पैसा काट लेता है, उसका जितना कमीशन होता है वो पैसा काट लेता है और बाकी पैसा बेचता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एडवांस में अग्रिम रूप में कुछ पैसा एजेंट के द्वारा दिया जाता है, यानी कि प्रेषक के द्वारा ले लिया जाता है एजेंट से। ठीक है, अच्छा, इसमें जो कंसाइनमेंट पर जो माल भेजा जाता है एजेंट के पास में, माल का विक्रय हो रहा है, लेकिन सेल्स में और प्रेषण पर भेजे गए माल में थोड़ा अंतर होता है। कारण क्या है कि विक्रय में कुल माल का विक्रय केवल व्यापार के स्वामी द्वारा ही किया जाता है, इसलिए सारे खर्चे उसी के द्वारा किए जाते हैं और जो प्रॉफिट होता है सब उसी का होता है। लेकिन प्रेषण पर जो माल भेजा जाता है उसमें माल का विक्रय एजेंट के द्वारा किया जाता है और उसके लिए उसको अलग से कमीशन दिया जाता है। इसलिए व्यापार के स्वामी का जो प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। दूसरे, प्रेषक के पास एजेंट के पास जो माल भेजा जाता है, यानी कि प्रेषण पर जो माल भेजा जाता है प्रेषणी के पास, उस माल पर एजेंट का, प्रेषणी का कोई स्वामित्व नहीं होता है। माल पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। एजेंट को केवल कमीशन प्राप्त करने का अधिकार होता है। एजेंट का काम केवल इतना ही होता है कि वो माल का विक्रय करे और बदले में उससे कमीशन प्राप्त करे। माल पर एजेंट का कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं होता है। जबकि जो एक्चुअल में जो सेल्स होती है, माल जो बेचा जाता है, उस माल पर व्यापार के स्वामी का पूरा अधिकार या स्वामित्व होता है। माल पर पूरा स्वामित्व प्रेषक का ही होता है। आपको कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में बताएं कि प्रेषण पर खाते क्या होते हैं और इसमें जो कुछ शब्द काम आते हैं आपके कंसाइनमेंट, कंसाइनर, कमीशन, जैसे डेल क्रेडिटर कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, इनके बारे में मैंने बताया और ये आपके बुक में भी दे रखा है। तो आपके पेज नंबर 280 और 81 पर ये थ्योरी दे रखी है। वैसे मैंने समझा दिया, इनको आप थोड़ा सा पढ़ लेना और इसके बाद में हम आगे फिर पढ़ेंगे।